और अब खबर तफसील से। असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मुसलमानों के साथ बढ़ती नफरत पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हिंद पाक मैच में टीम इंडिया की हार पर मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया में निशाना बनाने की मजम्मत की। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सीएम, वजीर आजम मोदी, अमित शाह के श्रीनगर दौरे, 100 करोड़ वैक्सीन के साथ साथ महंगाई और यूपी इलेक्शन पर भी इजहार ख्याल किया। को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का। खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। तो योगी को श्रद्धांजलि दो बोलिए, जो गंगा पे लाशें तीर रही थी, जो नदी के किनारे जो कुत्ते लोच कर लाशों को खा रहे थे, उनको भी श्रद्धांजलि बोलिए, बोलेंगे उनके लिए। वो जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिली, उनके बारे में बताइए। योगी क्या योगी ये कहना चाह रहे हैं? योगी को ये भी कहना चाहिए ना, उनको भी दीजिए आप, फिर बताइए उनके बारे में क्यों नहीं बोलते योगी। ये तो ड्रामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये पूछना चाहिए कि गोरखपुर में जो दिमागी बुखार से जो लोग बच्चे मर गए थे, उसमें एक डॉक्टर था कफील, उसको क्यों निकाला आपने? वो भी तो मान लीजिए ना। ये क्यों नहीं मानते सच्चाई को आप? प्रधानमंत्री को मानना चाहिए इस बारे में भी। पिछले दिनों में 25 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो गई है। पूंछ में एक सिविलियन को क्रॉस फायर में मर गया। हाँ, और तीसरा ये कि आप 15-16 साल पहले जो टेररिस्ट पकड़े गया था जेल में, पाकिस्तान से जो आया था, उसको आप लेकर जाते हैं और बोलते हैं क्रॉस फायर में मर गया। तो फिर जेल में वो किससे बात कर रहा था? जेलर को सस्पेंड करना चाहिए। वहाँ पर छोटे स्कूल के बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? फिर हमको भी गाड़ी में बगैर बुलेट की गाड़ी भी लेके फिरे थे। सवाल ये नहीं है ना। सवाल ये है कि वहाँ पर ये हत्याएं जो हो रही है, यहाँ पर जो हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। भारत में 100 करोड़ यकीनन वैक्सीनेशन लगाए गए हैं। कितने भारतीयों को लगाए डबल डोज? सिर्फ 31%। और फिर यही मोदी सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर 2021 तक सबको डोज लग जाएगा, 2 डोज लग जाएंगे। उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने पब्लिकली सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया, तो भी झूठ साबित हुआ। क्या आप 2 महीने में इतने इंजेक्शन लगा पाए, वैक्सीनेशन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अगर यही रफ्तार चली तो आइंदा साल 22 मार्च अप्रैल तक 2 डोज लगेंगे लोगों को, पूरी जनता को। उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ विधानसभा पे हम लड़ेंगे, वहाँ जाकर कैंपेन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कैंपेन? हम तो जा चुके ना बनारस को, आपने कवरेज भी किया वहाँ पर। हमारी तैयारी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब ने कहा है कि 100 असेंबली सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बैठ के फैसला करेंगे। हम अपने रास्ते पे सीधा चल रहे हैं। हमारा रास्ता सीधा है, हम उस पर चल रहे हैं। सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, उस पर हम चल रहे हैं बराबर। मारूफ फिल्म हिदायतकार प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बजरंग दल के कारकुनान के जरिए कल भोपाल में फिल्म में हिंदू तहजीब को दागदार करने का इल्जाम लगाते हुए न सिर्फ सेट पर तोड़फोड़ की गई, बल्कि फिल्म के आर्टिस्ट के साथ भी मारपीट की गई थी। वहीं आश्रम 3 फिल्म के आर्टिस्ट के साथ बजरंग दल कारकुनान के जरिए मारपीट किए जाने को साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने संजीदगी से लेते हुए जहां हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है, वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए बजरंग दल के कारकुनान को सरकार के पाले हुए गुंडों से ताबीर किया। मैं ये निर्देश दूंगा। अभी मैंने डीजीपी को लेस्बिन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है, उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाएं, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है
या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिला अधिकारी को दे। उनका कैसा चरित्र था हम सब जानते हैं, आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। अगर ऐसे ढोंगियों से जनता को जागरूक करने के लिए कोई वेब सीरीज बनती है या किसी तरीके का और काम होता है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। ढोंगियों से सावधान करने की हमारी जनता को आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ये आवश्यकता नहीं लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म का और अन्य चीजों का इस्तेमाल, प्रतीकों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक ढोंग करने में करती है। इसीलिए अगर ढोंगों से पर्दाफाश हो जाएगा, नकाब उतर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगता है और ऐसी वेब सीरीज भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है और वो इसको भी धर्म की आड़ में ले रही है। लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके की वेब सीरीज से हमारे धर्म को नुकसान पहुंचता है, हमारे धर्म की बदनामी होती है। जबकि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में आज भी हतमी समाअत नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस आरवी की डिवीजन बेंच ने मामले की समाअत करते हुए 3 मामलों में बढ़े हुए रिजर्वेशन पर रोक को बरकरार रखते हुए 8 नवंबर को अगली समाअत की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने ओबीसी रिजर्वेशन पर समाअत करते हुए अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की अर्जी खारिज कर दी। ओबीसी महासभा ने रिजर्वेशन के मामले में समाअत के लिए अलहदा बेंच कायम करने का मुतालबा किया था। सरकार की तरफ से पूरा मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है और जैसा पूर्व में भी कई बार कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हमारे प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है और मात्र 14% आरक्षण है और इसलिए ये मांग बिल्कुल जायज है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी सरकार पूरी कोशिश इस बात के लिए कर रही है कि ओबीसी को आरक्षण 27% मिले। कर्नाटक के टुमकुर में संघ परिवार तंजीमों की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कांग्रेस के वफद ने आज अपनी शिकायत दर्ज की है। बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर राम लिंगा रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस के वफद ने डीजी आईजीपी प्रवीण सूद को तहरीरी तौर पर शिकायत पेश की। एहतजाजी रैली के दौरान एक तबके के खिलाफ नारे लगाने, हजरत टीपू सुल्तान शहीद की तौहीन करने का मामला पेश आया है। भड़काऊ बयानात देते हुए एक तबके को निशाना बनाकर हंगामा किया गया। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का वफद ने मुतालबा किया। इस मौके पर राज्यसभा के एमपी डॉक्टर नासिर हुसैन, रुकन असेंबली NA हारिस, रुकन काउंसिल नसीर अहमद और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि हाल ही में बजरंग दल के चंद कारकुनों पर हमले के बाद संघ परिवार की तंजीमों ने टुमकुर बंद की कॉल देते हुए एहतजाज किया था। खबर जयपुर से, जहां पैरा टीचरों ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया और नाच गाकर नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैरा टीचरों ने गुलकारों और फनकारों का सहारा लिया। हमारे नुमाइंदे अरबाज ने इसका जायजा लिया। हमारे पैरा टीचरों को परमानेंट करे और हमारे बच्चे आगे बढ़े और पढ़े। हमारे दौरा में ये खूब मेहनत करते तो हमारा भी दिल ये कहता है कि इनको परमानेंट किया जाए। सुनो अशोक जी, मानो बात परमानेंट कर दो जी। ओ मानो अशोक जी, मारी बात परमानेंट कर दो। मारे टाबरिया ने पैरा टीचर खूब पढ़ावेला रे, खूब पढ़ावेला। ओ मानो मारी बात अशोक जी परमानेंट कर दो। हमने जो हमारा आंदोलन शुरू किया है वो गांधीवादी तरीके से हमने आंदोलन शुरू किया है। हम अभी सरकार के लिए जो संदेश दे रहे हैं वो सभी जिलों से, सभी संभाग से, राजस्थान के कोने कोने से जो हमारे साथी आ रहे हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो परिपाटी है, उसके माध्यम से हम लोग सरकार तक हमारी बात रख रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी हमें उदासीनता ही नजर आ रही है। सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाए। हम डटे हुए हैं, हम यहाँ तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती। और 30 अक्टूबर के बाद आगे क्या होगा वो सरकार जाने और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ही की रहेगी।
चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कर्नाटक के रायचूर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। इंतखाबात में एसडीपीआई जिला यूनिट के सदर की हैसियत से तौसीफ अहमद को मुंतखब किया गया। एक जो पार्टी का एक जो एजेंडा है, जो आज मुल्क में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, किस तरीके का जो जुल्म हो रहा है, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़े तबक़ात के ऊपर, तो उनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बन के जो एसडीपीआई पूरे मुल्क भर में काम कर रही है, उसको हम लोग इंशाअल्लाह आज रायचूर में भी है ना, हर गली हर मोहल्ले में हम लोग है ना उस पैगाम को हम पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भी जो हालात है दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं, जब से ये रियासत में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ख़ास करके मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसको हम है ना एक कानूनी दायरे में रह के इसके खिलाफ हम लोग है ना। औरंगाबाद शहर में जश्न नूरुल हसनैन के तहत अदबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इसी की कड़ी मेरी कहानी मेरी ज़बानी तकरीब में मुल्क की नामवर शख्सियतों की जहद मुसलसल की वो दास्तानें सुनने को मिली जो शायद ये तकरीब न होती तो कभी सामने न आती। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर महमूद सिद्दीकी ने इस तकरीब में ख़ास तौर पर शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद की अदबी सरगर्मियों में तारीख रकम करने वाले जश्न नूरुल हसनैन बज़ाहिर मारूफ फिक्शन निगार नूरुल हसनैन की निगारिशात और अदबी खिदमात के एजाज में मनाया जा रहा है। लेकिन इस जश्न की बदौलत आज नामवर हस्तियों को भी करीब से जानने और समझने का मौका मिल रहा है, जो हमारे माशरे में रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इनके कारहाय नुमाया को दुनिया कदर की निगाह से देखती है। वारिसाने हर्फ व कलम की जानिब से जश्न नूरुल हसनैन का इनेकाद किया जा रहा है। ये पूरे इलाके के लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। एक तरफ हम अपने मुअज़्ज़ज़ और हर दिल अज़ीज़ फ़नकार का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन तकारीब को बहुत ही बामाने रंग देने की हम कोशिश कर रहे हैं। वारिसाने हर्फ कलम के ज़िम्मेदारान इस बात के लिए, इन कोशिशों के लिए काबिल मुबारकबाद हैं। देखिए, वारिसाने हर्फ कलम के जो करता धरता है, उनके जहन बड़े जागते हुए, और उन्होंने जब ये मेरा जश्न नूरुल हसनैन शुरू किया, तो जहाँ मेरे पर सेमिनार वगैरह हुए, वहीं पर उन्होंने कई प्रोग्राम रखे, ड्रामा, उसके बाद नात खानी, तकरीरी मुकाबले, ड्रामा वर्कशॉप और ऐसी कई चीज़ें वो करते हुए आए। इस मुतासिर कुन तकरीब में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज रजिस्ट्रार डॉक्टर महमूद सिद्दीकी हो या रोजनामा हिंदुस्तान औरंगाबाद एडिशन के मुदीर आला नायाब अंसारी, मारूफ शायर सलीम मोहिउद्दीन या फिर मारूफ शायर व अदीब असलम मिर्जा, हर एक मुखर्रिर ने गोया अपना दिल खोलकर रख दिया। आईने की तरह साफ और शफाफ इन नुमाया चेहरों की कामयाबी और कामरानी के पीछे जुनूनी कैफियत अपने मकसद के हुसूल के लिए ईसार व कुर्बानी की वो तवील दास्तानें सामने आई, जिनका तसव्वुर भी आज के दौर में महाल है। ये तमाम फनकारान इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इस बात का लोगों में अज़्म और हौसला पैदा कर रहे हैं कि नेक नीयती के साथ अपने अपने फील्ड में अगर हम कमिटमेंट के साथ काम करें, मेहनत और लगन के साथ काम करें, सच्चाई और लगन के साथ काम करें, तो वो कोशिशें कभी रायगा नहीं जाती है। यही मैसेज उभर कर सामने आ रहा है और हर कहानी अपने आप में बहुत ही मोटिवेशन का बाज़ बन रही है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि मुंतज़िमीन काबिल मुबारकबाद हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि वो तालिब इल्म, वो बच्चे, वो नौजवान जो अब अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और वो नामुसाइद हालात से लड़ रहे हैं, तो उनको ये एहसास होना चाहिए या उनकी हिम्मत अफजाई हो कि वो भी अपने गेम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है स्ट्रगल की, ज़रूरत है मेहनत की, ज़रूरत है लगन की और ज़रूरत है एक जुनून की, तभी कहीं जाकर वो अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। वारिसाने हुर्फ कलम की इस तकरीब में हर कहानी अपने आप में मुनफरिद और मुतासिर कुन ही नहीं, बल्कि इस बात की गुमार थी कि कामयाबी व कामरानी इन्हीं का मुकद्दर बनी है।
जो आसमानों में कमन डाले और बाद मुखालिफ का रुख फेरने में हुनर जानते हैं और फिर पूरी दुनिया जिनकी अजमत को सलाम करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। आरएसएस की शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बेंगलुरु में आज इजलास मुनक्किद हुआ। आरएसएस के सीनियर प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के निगरां इंद्रेश कुमार ने मजहब इस्लाम में हुब्बुल वतनी के मौजू पर खिताब किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि गांवकुशी की मजहब इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। गाय की लिंचिंग, पड़ोसी मुल्क की हिमायत करना न सिर्फ मुल्क के दस्तूर बल्कि मजहब इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम राष्ट्र मंच के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करना तंजीम का असल मकसद है। के अंदर क्या गाय की लिंचिंग को इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो पशु है इसलिए कोई भी मार ले, जबकि वो एंटी इस्लामिक है? क्या किसी को नाम बदल कर अपना नाम छुपाकर चूड़ी बेचते हुए किसी बेटी की इज्जत लूटने की इजाज़त दे देनी चाहिए? इसलिए हम जो जिसकी बुराई है उसको खोजेंगे और किसी की भी बुराई है, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले को टॉलरेट कर लेना चाहिए? इसलिए एक बात बहुत साफ सुथरी है, हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत सबने रहना सीखना चाहिए। लेकिन मैं आरएसएस में हूँ, कम से कम मेरे साथ 200 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। हम मुसलमानों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कब से जुड़े हैं सर आप आरएसएस? मैं करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 10 सालों में क्या मुसलमानों की बेहबूदी तरक्की के लिए काम किया है? नहीं, सबसे पहली बात मुसलमान और गैर कौम को मिलाने की, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात हो गई तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद के सिलसिले में एक बड़ा ऐलान किया है। एमआईएम ने 10 नवंबर को कर्नाटक भर में बड़े पैमाने पर टीपू जयंती मनाने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि बीजेपी हुकूमत ने सरकारी सतह पर टीपू जयंती मनाने को रद्द कर दिया है। बेंगलुरु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों ने कहा कि किसी भी सियासी पार्टी हजरत टीपू सुल्तान शहीद का हक अदा नहीं किया, टीपू सुल्तान के नाम को जिंदा रखने की कोशिश नहीं की है। लिहाजा एमआईएम ने अगले माह की 10 तारीख को टीपू जयंती मनाने का फैसला लिया है। हमारे मुल्क का पहला फ्रीडम फाइटर, हमारे रियासत का शेर जो कहलाता है शेर मैसूर, उसकी इज्जत में कुछ भी नहीं। एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज़, जो उनका हक है वो हक तो दीजिए। आज उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ जो उन्होंने डेवलप करी थी, उनकी जो जगहें थी, वो कलासी पाल्या में हो या मार्केट में हो, पैलेस उसका रोड, टीपू पैलेस का रोड का नाम क्या है? ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, ये लोग आज उस रोड का नाम तक नहीं दे, एयरपोर्ट का नाम तो दूर। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।